मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत पर आधारित प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, ये 8 प्रश्न मैंने पूरे होल सोल सिलेबस में से तैयार किया है, जिसमें हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत की क्या प्रक्रिया है और इन प्रक्रिया के आधार पर हम किस तरह से अनुवाद का अर्थ, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता भिन्न भिन्न रूपों में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैंने 4 इकाइयों की पूरी वीडियो आपके समक्ष बनाकर प्रस्तुत कर दी गई है। अब इसमें से मैंने जो ये 8 प्रश्न तैयार किए हैं, उसमें से मैं 2-3 का उदाहरण रूप आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी और आप जो 4 इकाइयों की मैंने वीडियो आप तक पहुंचाई है, आप उनमें से उसके सब हेडिंग्स देखकर उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अनुवाद का अर्थ बताते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। बेटा, पहले ना प्रश्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम प्रश्न को नहीं समझते और एकदम उत्तर देने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। तो सर्वप्रथम रूप में हमें अनुवाद का क्या अर्थ है और उसका स्वरूप क्या है, कि वो किस स्वरूप के आधार पर उसकी उपयोगिता, उसका महत्व को निर्धारित करते हुए दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। तो हमें पहला पूरा उसका अर्थ समझना है, फिर उसके बारे में लिखना आरंभ करना है। दूसरा प्रश्न है, भारत का भाषाई स्वरूप बताते हुए अनुवाद की महत्ता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भारत का भाषाई स्वरूप यानी कि भारत में कितनी भाषाओं का प्रादुर्भाव है और उन भाषाओं में किस प्रकार अनुवाद की महत्ता दिन प्रतिदिन विकसित होती चली जा रही है, उस पर प्रकाश डालना है। तीसरा प्रश्न है, अनुवाद में कोश का क्या महत्व और उपयोगिता है। देखिए, हमने जीवन में अनेक प्रकार के कोश पढ़े हैं। मुझे नहीं पता आपने कितने कोश पढ़े हैं, पर मैंने अनगिनत कोशों को देखा है। तो उसमें हम शब्द की किस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के रूप में अर्थ को जानने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। हम अनुवाद, जैसे कि मैंने आपको कक्षा में भी बताया था कि हम भावों के अनुसार या विचारों के अनुसार या अनुभवों के अनुसार अनुवाद की प्रक्रिया से गुजरते हुए नजर आते हैं। तो उसका हम, अगर हमें शब्दों का ज्ञान होगा, तब जाकर हम उसके अनुवाद का सटीक उत्तर वहां पर प्रतिपादित कर पाएंगे। तो हमें कोश की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें कोश की जानकारी नहीं है, तो हम अनुवाद की प्रक्रिया में उतनी सशक्त रूप से भूमिका अर्जित नहीं कर पाएंगे जितनी करनी चाहिए। प्रक्रिया का अर्थ बताते हुए अनुवाद प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, हम जीवन में अनेक अनगिनत प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, पर जब हमें किसी भी शब्द की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो हमें उसके पूरे इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है कि अनुवाद में प्रक्रिया का क्या महत्व है। और इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जीवन में हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हम अपने कदम विकसित करें, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें नए नए हम प्रयोगों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अनुसंधान में हम अनेक प्रकार के रिसर्चों से गुजरते हुए नजर आते हैं, या हम शब्दों के माध्यम से भी अनेक प्रकार के शब्द गठित या गणित करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें हम अनुवाद के आधार पर जो जो समय, वातावरण या भाव, विचार या हम कहें स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम उस शब्द को वहां पर एक तरह से रखकर उसका पूरा अनुवाद कर सकते हैं। प्रयुक्ति की महत्ता स्पष्ट करते हुए पारिभाषिक क्षेत्रों में उसकी क्या भूमिका रही है, उसको यहाँ पर प्रतिपादित करना है। प्रयुक्ति की महत्व बताना है, उसका अर्थ बताना है। ये मैंने अपने वीडियो में आपको बनाकर भेज दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। और पारिभाषिक क्षेत्रों में किस तरह से हम जैसे अर्ध पारिभाषिक क्षेत्र है या पारिभाषिक क्षेत्र है या हम पूर्ण पारिभाषिक क्षेत्र की 3 प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। तो जो पूर्ण है उसमें निश्चित रूप का यहाँ पर अंकन होता हुआ दिखाई देता है। क्या निश्चित से हमारा तात्पर्य उसका कोई और अन्य अर्थ नहीं हो सकता। और अगर हम जैसे पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने आप
उसको गठित भी करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि एक उदाहरण मैंने आप लोगों का आपके समक्ष प्रस्तुत किया था रस का। अब रस हम सामान्य जीवन में कैसे प्रयोग में लेकर आते हैं और साहित्यिक जीवन में कैसे प्रयोग लेकर आते हैं। जैसे रस से हमारा तात्पर्य है किसी आनंद की प्राप्ति होना। देखिए सब लोगों की विचारधारा अलग है, भाव अभिव्यक्ति भी कई बार अलग अलग दिखाई देती है। कईयों को कई चीजों में आनंद प्राप्त होता है, जैसे किसी को हम कहें कि घूमने में आनंद प्राप्त होता है, किसी को खाने में आनंद प्राप्त होता है, किसी को फिल्म देखने में आनंद प्राप्त होता है, किसी को शॉपिंग करने में आनंद प्राप्त होता है, किसी को घर में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करने में आनंद प्राप्त होता है, तो किसी को बाहर की दुनिया में पूरी तरह से आत्मसात होकर आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो किसी को रस की प्राप्ति हम देखते हैं कि पढ़ने के आधार पर होती हुई दिखाई देती है, या अन्य रूपों में भी हम देख सकते हैं। तो साहित्यिक और आम शैली में जब हम रस की परिभाषा को परिभाषित करते हुए दिखाई देते हैं तो वहां पर व्यक्ति विशेष के आधार पर हम उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। सृजनात्मक साहित्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए तकनीकी साहित्य में क्या इसकी उपयोगिता है। देखिए व्यक्ति हाँ, हम देखते हैं कि क्रिएटिव माइंडेड रहता है। हम देखते हैं कि कई बार वह अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति खुद से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, जैसे अपनी वैयक्तिक शैली में लिखता हुआ दिखाई देता है। रटे रटाए रूप में वह चीजों को अभिव्यक्त नहीं करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं सृजनात्मक साहित्य में हम मौलिक अभिव्यक्ति को स्थान देते हुए दिखाई देते हैं, और इसमें तकनीकी रूप में जब हम साहित्य का रूप उसमें जोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें हम अपने दुगार, अपने विचार, अपनी अनुभवी शक्ति को वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। प्रशासनिक अनुवाद का अर्थ बताते हुए औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टि को व्यक्त कीजिए, क्योंकि प्रशासनिक अनुवाद से हमारा तात्पर्य है कि जो औपचारिक दृष्टि से एक तरह से अपनी शैली को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। अनौपचारिक से हमारा तात्पर्य है कि हम किस तरह से अपनी व्यवसाय के आधार पर, व्यापार के आधार पर, या बहुत बड़े स्केल पर हम अपनी जो औपचारिक या अनौपचारिक दृष्टि को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या नियम सिद्धांत का रूप स्वरूप रखना चाहिए, उसका पूरा ब्यौरा मैंने अपनी वीडियो में बताया है। निम्नलिखित टिप्पणी में से किन्हीं दो पर विचार विमर्श कीजिए। देखिए टिप्पणी आ सकती है, दो आ सकती है, चार आ सकती है, कई बार आपको चारों टिप्पणी करने के लिए भी कहा जा सकता है। और ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सरल रूप में है, क्योंकि 5-5 शब्द या 5-5 अंक की टिप्पणी आएगी, तो उसमें आपको 50 से 60 शब्दों में उसे अभिव्यक्त करना होगा। जो ऊपर के प्रश्न है वो 10 या 12 अंक के आ सकते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 4 से 5 पेज आपको वहां पर लिखने ही होंगे। जनसंचार की महत्ता अनुवाद में किस प्रकार बढ़ती जा रही है? पहले जनसंचार का अर्थ बताइएगा, फिर उसकी महत्ता किस तरह से साहित्यिक दृष्टि से है, और किस तरह से आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में हमारे किसी भी विषय के अनुसार जो जनसंचार का अनुवाद है वो किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, उसका रूप स्वरूप यहाँ पर बता दीजिएगा। बैंकिंग अनुवाद व्यक्ति के लिए क्या महत्व रखता है? देखिए हम देखते हैं कि बैंकिंग अनुवाद में क्योंकि हम जैसे जैसे हमारे विकास होता चला जाता है, तो हम 18-19 साल के बाद हम देखते हैं कि बैंक से हम जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और जब तक मरणासन तक भी हम उस तक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या क्या हमारी महत्ता या उपयोगिता वहां पर सिद्ध होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बैंकिंग का महत्वपूर्ण हम कहें भूमिका है। विधि अनुवाद का अर्थ और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देखिए किसी भी कार्य को करने की जो विधि है, ये लिखने की जो विधि है या ढंग है, उसे हम विधि के अंतर्गत करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनुवाद में किस प्रकार की विधि का प्रयोग अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों में, या अलग अलग स्वरूपों के आधार पर होता हुआ दर्शाता है, उसका यहाँ पर महत्व आपको दृष्टिगत रखते हुए दिखाई देना है। अगली वीडियो में बेटा मैंने एक या दो 3 प्रश्नों का यहाँ पर स्वरूप रखा है, उसके आधार पर आपको ऐसे ही एग्जाम में पॉइंट्स वाइज अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना है। जैसे अनुवाद का अर्थ बताते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए,
ठीक है, पहले आपको अनुवाद का अर्थ बताना है। अनुवाद से हमारा तात्पर्य, जैसे अनुवाद दो शब्दों से बना हुआ है। हम देखते हैं कि अनुवाद में मूल शब्द वाद है और अनु उपसर्ग उसमें लगा हुआ है। अनु का अर्थ है पीछे और वाद का अर्थ है कहना या सुनना। हम देखते हैं कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद भाषिक प्रक्रिया है। बेटा हम देखते हैं, इसी को मैंने दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति भी की है। जैसे हम इसके अर्थ का रूप तो यही है, साथ ही साथ हम परिभाषा में भी दें तो इसको ही, अगर हम सरल शब्दों में लिख सकते हैं तो इसको ही आप अभिव्यक्त कीजिएगा। अनुवाद को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। इसको आपको विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करना है। जिस भाषा से, देखिए, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जैसे हम किसी भाषा के रूप में हम किसी भी गद्य या पद्य विधा को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसके आधार पर उस समय में उस लेखक की क्या अभिव्यक्ति रही, क्या स्थिति परिस्थिति रही, क्या उसकी अनुभवा अभिव्यक्ति रही, उसको सबको ध्यान में रखकर हमें शब्दों का गठन करना है और उस गठन में हम उसकी संरचना पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। लक्ष्य भाषा से हमारा तात्पर्य जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। देखिए इसमें से और में की कहानी है, ठीक है। स्रोत भाषा में से किया जाता है और लक्ष्य भाषा में में के आधार पर किया जाता है। परिभाषा की मैंने अभी आपको बताया, पुनरावृत्ति की गई है कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना या एक तरह से सुनना भी एक अनुवाद की प्रक्रिया ही है। हम देखते हैं कि अनुवाद भाषिक प्रक्रिया है। भाषा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा है तो अनुवाद की प्रक्रिया का महत्व है, उपयोगिता है, स्थिति परिस्थिति को वहां पर हम चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। अनुवाद के स्वरूप को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सीमित स्वरूप। पाठधर्मी आयाम को किन्हीं दो भागों में विभक्त किया गया है। देखिए पाठधर्मी से यह हमारा तात्पर्य है कि विशेष रूप से हम जब साहित्यिक प्रक्रिया से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में साहित्यिक प्रक्रिया का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी के द्वारा हमें ज्ञान विज्ञान शब्दों का या अनेक साहित्यिक रूपों का हमें अध्ययन के द्वारा हमें अभ्यास या अनुभव प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि इसमें पाठ धर्मी आयाम में हम देखते हैं कि इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, एक स्रोत भाषा और दूसरी है तकनीकी भाषा। स्रोत भाषा से हमारा तात्पर्य है कथ्य और प्रतीक के आधार पर कि जो भी हम साहित्य के अनुसार पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी विधा में हो, तो उसका कथ्य क्या है, यानी कि कहने का वो क्या प्रयास वहां पर कर रहा है, और उसके प्रतीक यानी कि हमने कौन कौन से उसके माध्यम के रूप में चीजों को वहां पर एकत्रित कर अभिव्यक्त की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्रोत भाषा में कथ्य और प्रतीक के आधार पर हम अनुवाद की क्रिया प्रक्रिया को वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है तकनीकी भाषा। तकनीकी भाषा से हमारा तात्पर्य उपकरण के माध्यम से है, किसी भी यंत्र के माध्यम से। जैसे हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के उपकरणों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। लैपटॉप है, मोबाइल है, फोन है, टीवी है या रेडियो है, या अन्य रूप में भी हम देखें कि आसपास हम टेक्नोलॉजी या यंत्रों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो उस यंत्रों का हमारे साहित्य रूप में किस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और हम इससे अछूते भी नहीं रह पा रहे हैं। हम 24 घंटे आज मोबाइल के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लैपटॉप के द्वारा हम अपनी चीजों को बहुत ही आसानी से किसी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं और इस टंकन और मुद्रण के रूप में हम इससे जुड़ते हुए भी दिखाई देते हैं और ये जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से हमारे लिए कार्यरत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरा है प्रभाव धर्मी आयाम। देखिए एक है पाठ धर्मी, दूसरा है प्रभाव धर्मी। कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्ति के रूप में भी हम पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, यंत्रों के रूप में भी हम पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, उसकी संरचना और बनावट के आधार पर भी हमें उस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो पहला है इसका व्यापक स्वरूप। व्यापक स्वरूप से अर्थ है विशाल विस्तृत रूप में उसका अंकन करना। व्यापक स्वरूप को तीन भागों में विभक्त किया है। पहला है
अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद से हमारा तात्पर्य है जिसमें एक ही भाषा का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी भाषा में गद्य पद्य के अनुसार व्यक्त करने की जो क्रिया प्रक्रिया है उसका यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है। जैसे हम देखते हैं हिंदी का हिंदी में ही हम अभिव्यक्ति को व्यक्त करें। जैसे पद्य है तो हम उसे गद्य में कैसे लेकर आ सकते हैं, भाषा वही रहेगी, उसका एक तरह से आधार बदलता हुआ दिखाई देगा। अंतर स्रोत लक्ष्य भाषा, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के द्वारा अनुवाद की प्रतीक प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं में किस तरह से हम अनुवाद की सार्थकता, समर्थकता और स्पष्टता और सहजता के आधार पर उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद से हमारा तात्पर्य है किसी अन्य भाषा में अनुवाद किया जाए। जैसे उदाहरण के आधार पर, जैसे कोई कहानी है, जैसे हम मान लीजिए यही सच मनु भंडारी द्वारा रचित है या गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित है, या कहानी हम कहें ईदगाह, दो बैलों की कथा, या अन्य रूप में हम देखें तो इनका कहीं ना कहीं प्रदापन हम देखते हैं कि अन्य रूप में भी होता हुआ दिखाई देता है। जैसे फिल्म के रूप में, सीरियल के रूप में हम देखते हैं कि जैसे चाणक्य को हम देखें कि चंद्रगुप्त सीरियल के माध्यम से उनकी कूटनीतियों को व्यक्त किया गया नाटक के यानी कि सीरियल के माध्यम से। और कहानी में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो हमारे साहित्य जगत के लेखक, प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जो कहानियां हैं वह फिल्म के रूप में निर्देशक बनाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है इसमें भारत का भाषाई स्वरूप बताते हुए अनुवाद की उसमें किस तरह से क्या महत्व है। तो मैंने आपको जब क्लास ली थी उसके माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था, और यहाँ पर भी उसी का दृष्टिकोण मैं व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हूँ संक्षिप्त रूप में। भाषा का भाषाई परिदृश्य परिदृश्य यानी कि वातावरण प्राचीन काल से लेकर अब तक कैसा रहा है, इसका मैंने सूक्ष्म में बताया है कि भारत बहुभाषी देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति, धर्म और अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। भारत के संविधान के अनुसार 22 भाषाओं, 5 उपभाषाओं और 16 बोलियां बोली जाती है। इसी प्रकार विविध भाषा परिवारों की भाषाओं को बोलने वालों के बीच संतुलन बना रहता है। व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर लोग अपनी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जिस जिस प्रांत के वो हैं, जिस जिस स्थान पर जिस बोली बोली जाती है उसका वहां पर वह प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। भाषा की परिभाषा, उपभाषा की परिभाषा, बोली की परिभाषा मैंने अपने वीडियो में पहले ही भेज दी है, आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। अनुवाद की अर्थ और महत्ता, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है दोहराना या पुनः कथन करना, यानी कि कही गई बात को उसी संदर्भ के अनुसार, उसी प्रसंग के अनुसार, उसी आत्म अभिव्यक्ति के अनुसार दोबारा से कहना अनुवाद कहलाता है। जैसे कि इसमें भी बताया है, एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना या करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को दो भागों में विभक्त किया है, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। महत्व हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से बहुत अधिक बहुभाषी रूप में भी कोश का ये भाषा का जो स्वरूप है बढ़ता चला जा रहा है। आधुनिक युग में हम देखें कि जो अनुवाद की जो महत्ता है वह दिन प्रतिदिन किस तरह से बढ़ रही है। जैसे प्रशासन के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं अनुवाद की जो महत्ता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज हर कोई अनुवाद के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम और सार्थक रूप से वहां पर प्रस्तुत हो रहा है। व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से, बैंकिंग की दृष्टि से, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के आधार पर भी हम देखते हैं कि जो अनुवाद की महत्ता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अनुवाद में कोश का क्या महत्व है या क्या उसकी उपयोगिता है? देखिए, कोश का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना कोश के हम अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें शब्दों का ज्ञान नहीं है और शब्दों का सटीक ज्ञान या नहीं है कि कहाँ पर किस चीज का प्रयोग करना है, किस तरह से अपने शब्दों की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना है, तब तक हम सही मायने में अपने जो संवाद है उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई संवाद आधा अधूरा या अर्थहीन होगा तो उसमें हम देखते हैं कि उसका अर्थ भी उसी दृष्टिकोण में अर्थहीन रूप में ही प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देगा। अनुवाद में कोश की महत्ता, अनुवाद में कोश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनुवाद करते समय अनुवादक को कोश की जरूरत होती है, क्योंकि हम देखते हैं
इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लिखी गई कोई भी साहित्य रचना है, संरचना है, उसमें अगर कोई व्यक्ति दोबारा से उसका अनुवाद करना चाहता है, तो वह पूर्णतः उसी संदर्भ, उसी प्रसंग, उसी भाव या हम कहें कि पूरे दृष्टिकोण को या दृष्टिगोचर को समझते हुए उसकी प्रक्रिया का के साथ न्याय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उन्हीं सब मापदंडों का यहाँ पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कोश का अर्थ है शब्दों का भंडार। हम देखते हैं कि जैसे जीवन में अगर हमें हमारे पास शब्द नहीं है, तो हम देखते हैं कई बार हम शांत या विचलित होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये वैसी प्रक्रिया है जैसे आप कभी कहीं इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में आप को इंटरव्यू से पहले तो सब चीज अच्छे से याद होती है, पर अब जैसे ही वहां के सदस्यों के साथ बैठकर साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको सटीक शब्द वहां पर आता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारा मन विचलित होता है या हम घबराए हुए होते हैं, तो सही शब्दों का चयन हम करने में वहां पर असमर्थ दिखाई देते हैं। तो यही आत्मविश्वास की कमी होने के कारण कई बार हमारा चयन नहीं होता है। तो शब्दों का चयन भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद के उपकरण, हम देखते हैं कि अनुवाद के उपकरण में कोश ग्रंथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और कोश भी अनेक प्रकार के हैं। केवल कोश से ही काम नहीं चलेगा, इसके अलग अलग रूपों स्वरूपों की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। कोश की परिभाषा, कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें शब्दों के व्यवस्थित क्रम से उन्हें उनके अर्थ दिए जाते हैं, उसे कोश कहा जाता है। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में उसके अर्थ का अलग अलग रूप स्वरूप दिखाया जाता है। कोश के भेद तीन प्रकार के हैं। एक भाषी कोश से हमारा तात्पर्य है कि एक भाषी कोश में स्रोत और लक्ष्य भाषा एक ही होती है, यानी कि दोनों का एक ही रूप में ज्ञापन होता हुआ दिखाई देता है, जैसा हिंदी का हिंदी, अंग्रेजी का अंग्रेजी। द्विभाषी में हम देखते हैं जिस कोश में दो भाषाओं का प्रयोग होता है, यानी कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यानी कि हिंदी हिंदी अंग्रेजी, यानी कि एक से दूसरी भाषा का रूप में। बहुभाषी कोश से हमारा तात्पर्य जिसमें दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी या तमिल, कन्नड़, आप अनेक रूपों से दे सकते हैं। अनुवाद में कोश की महत्ता, अनुवाद में कोश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोश में, अनुवाद में ही नहीं, जीवन में भी कोश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जिस तरह की आपकी संवाद होगा, आपका वक्तव्य होगा, उसके आधार पर ही आपके व्यक्तित्व की भी गणना की जाती है कि इस व्यक्ति को कितना ज्ञान, कितना बोध प्राप्त है। अनुवाद करते समय अनुवादक को कोश की जरूरत होती है। शब्दों के अर्थ, प्राय, उच्चारण आदि का बहुत महत्व है, क्योंकि हम शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते हैं तो उसका अर्थ भी हम देखते हैं अर्थहीन रूप में ही आता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो अनगिनत कोश है, पर कुछ कोशों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। व्यक्तिवाचक कोश से हमारा तात्पर्य है ये व्यक्ति से संबंधित कोश के रूप में है। जैसे हम देखते हैं व्यक्ति विशेष के रूप में जो हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से किस तरह से कोश की अभिव्यक्ति की गई है। लेखक कोश, हमारे यहाँ पर कितने प्राचीन काल से लेकर अब तक के जो लेखक हुए हैं उनके बारे में भी लेखक कोश में उनके नाम के स्वरूप के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति की गई है। स्थानवाचक कोश, यानी कि हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से स्थानों की गणना भी की गई है और उनके नाम के आधार पर हम देखते हैं उनकी पूर्ण इतिहास को वहां पर ज्ञापित किया गया है। समानांतर कोश से हमारा तात्पर्य, इसमें हम देखते हैं कि इसके साथ ही दूसरा कोई कोश भी उसके रूप में, जैसे हम देखते हैं कि समानांतर कोश में या किसी भी कोश में हम देखते हैं कि किस तरह के महत्व को वहां पर दिखाया जाता है। प्रायवाची शब्द दिए जाते हैं आपके शारीरिक, मानसिक या जो भी आपके हम देखते हैं शरीर के अंगों के आधार पर पूरे स्वरूप को वहां पर दर्शाया गया है। मुहावरे, लोकोक्तियां बताई गई हैं और आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में भी पूर्ण जानकारी शब्दकोश में मिलती हुई दिखाई देती है।
तो इन 3 प्रश्नों के आधार पर मैंने 8 प्रश्नों की यहाँ पर गणना की है। आप इन 8 प्रश्नों को ही पूरे हम देखते हैं कि इसमें सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाकर अपनी अभिव्यक्ति दीजिए और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।